हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पेपर है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। इसकी आज ये आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी। ओके, बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं या फिलॉसफी है या जो सोशोलॉजी है, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, इनकी दो तीन क्लासेस करवा दी गई हैं। लेकिन जो आपका साइकोलॉजी पेपर है इसकी आज ये फर्स्ट क्लास रहेगी। आप चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, कानपुर से कर रहे हो या फिर प्रयागराज यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, ये आप सभी यूनिवर्सिटीज का कॉमन टॉपिक है। ओके, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, ये हम समझेंगे। मनोविज्ञान का प्रॉपर अर्थ समझेंगे, मनोविज्ञान की उत्पत्ति समझेंगे और शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है, शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध क्या होता है। बहुत ही आसान शब्दों में, कम से कम शब्दों में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। और उससे पहले कहना चाहेंगे यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू ये आपका कानपुर यूनिवर्सिटी पेपर थर्ड रहेगा। देखिए, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। सबसे पहले बात करते हैं मनोविज्ञान क्या है, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। यानी कि बहुत पहले, शताब्दियों पूर्व है यानी वर्षों पहले क्या था कि जो मनोविज्ञान है इसको दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा के रूप में जाना जाता था कि ये दर्शन शास्त्र का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी का शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति गैरेट के अकॉर्डिंग अगर मानी जाए तो यूनानी, ग्रीक और लैटिन भाषा के दो शब्दों साइकी प्लस लोगस से मिलकर के हमारा बना है साइकोलॉजी। ओके, साइकी प्लस लोगस से मिलकर के क्या बना है, साइकोलॉजी बना है। यहाँ पे लोगस का अर्थ होता है विचार करना, अध्ययन करना। ठीक है, और साइकी का अर्थ होता है भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न रूप से इसका अर्थ लगाया जाता है। जैसे कि साइकी का अर्थ आत्मा भी मान लिया जाता है, मन भी मान लिया जाता है। ओके, इस रूप में इसका अर्थ लगाया जाता है। तो आप समझ गए कि साइकी का अर्थ मन या आत्मा होता है, लोगस का अर्थ विचार करना या अध्ययन करना होता है। साइकी का अर्थ क्या मान लिया गया, आत्मा, लोगस का अर्थ अध्ययन, यानी कि साइकोलॉजी का प्रॉपर अर्थ क्या हो गया, आत्मा का विज्ञान या फिर आत्मा का अध्ययन। ये हमारा साइकोलॉजी का मतलब हुआ आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान शब्द रूडोल्फ गोल्काय ने 1590 में दिया था। कब दिया था? मनोविज्ञान शब्द जो है ये रूडोल्फ गोल्काय ने 1590 में दिया था। 16वीं शताब्दी में अरस्तु के प्रयासों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। अरस्तु ने पहले जो हमारा साइकोलॉजी था ये दर्शन शास्त्र का ही एक हिस्सा था, एक पार्ट हुआ करता था। लेकिन 16वीं शताब्दी में क्या हुआ कि अरस्तु ने एफर्ट किया, प्रयास किया और इसको दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। 16वीं शताब्दी में आत्मा शब्द को आधार मान करके सबसे पहले प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। देखिए, बहुत इसमें कंफ्यूजन रहता है। कोई कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है, कोई कहता है मन का विज्ञान है, कोई अपने ढंग से कुछ और बताता है। ठीक है, अब जैसे अगर आपको सटीक चीजें याद नहीं है तो आप दूसरों से बहस कर जाएंगे। कोई कहता है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, आप कहेंगे नहीं, हमने जो पढ़ा था उसमें लिखा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। दूसरा कहेगा नहीं, हमने पढ़ा था मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। तो मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, ये सब इसको कहे गए हैं मनोविज्ञान को, लेकिन अलग अलग समय पर कहे गए हैं। ठीक है, तो आपको सही और सटीक जानकारी बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम प्रॉपर वे में इसको जानेंगे कब इसको क्या नाम दिया गया। सबसे पहले जैसे बात हुई 16वीं शताब्दी में आत्मा शब्द को आधार मान करके सबसे पहले प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया या माना गया। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या हो नहीं पाई,
इसके कारण 16वीं शताब्दी के अंत में फिर ये परिभाषा अमान्य हो गई। और फिर क्या हुआ कि आत्मा का अध्ययन मनोवैज्ञानिक ढंग से कर पाना संभव नहीं था, इसलिए यह परिभाषा अमान्य हो गई। ओके, इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोलॉजी और उनके सहयोगी थॉसर्ड रीड ने 17वीं शताब्दी में मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। ध्यान रखिए, 16वीं शताब्दी में इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान कहा गया। किसने कहा? पोम्पोलॉजी और उनके सहयोगी ने। ठीक है, ये बात हो गई 16वीं 17वीं की। अब बात करते हैं 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स ली, टिचनर, इन लोगों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा गया, 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान कहा गया, 19वीं शताब्दी में इसको चेतना का विज्ञान कहा गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा, तो प्रेजेंट टाइम हम इसको व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। जेबी वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल आदि लोगों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। तो अब यहाँ पे नाम मनोविज्ञान के सब हैं, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, लेकिन अलग अलग समय पर कहे गए हैं। 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा गया, 17वीं में मन का विज्ञान कहा गया, 19वीं में चेतना का विज्ञान कहा गया और 20वीं शताब्दी आते आते इसको व्यवहार का विज्ञान के रूप में एक्सेप्ट किया गया। व्यवहारवाद के संदर्भ में जेबी वॉटसन ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए उन्हें व्यवहारवाद का जनक भी माना जाता है। अब इनके नाम सबके अलग अलग, किसने मनोविज्ञान को क्या कहा वो भी हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। देखिए, आत्मा का विज्ञान कहने वाले अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे हैं। मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले पोम्पोलॉजी हैं। चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने वाले विलियम वुंट, जेम्स और टिचनर हैं। व्यवहार का विज्ञान कहने वाले वाटसन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। मनोविज्ञान के बारे में आपके सारे संदेह खत्म हो गए। ये इसकी बहुत डीप इंफॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंची। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। देखिए, शिक्षा प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें आगे बढ़ने से पहले कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि ये जो सामने आप कंटेंट देख पा रहे हैं, यही अगर आप लेना चाहते हैं, इससे पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड आपको चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज कंटेंट, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिससे आपका एग्जाम बहुत आसान हो जाता है। आप कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में चीज़ों को आसान बेहतर कर सकते हैं, अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कराना होगा 9628182649। अगर आप प्रॉपर तरीके से लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, प्रयागराज यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, तो आप ये कंप्लीट नोट्स हमारे ले सकते हैं। 9628182649 ये नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, सामने आप कंटेंट देख पा रहे हैं किस तरीके का है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है, यह मनोविज्ञान की ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। एक तो इसका शिक्षा, दूसरा मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान मिलते हैं तब शिक्षा मनोविज्ञान बनता है, जिसका अर्थ होता है शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। क्या? शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान है जो शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। वहीं पर क्रो एंड क्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ऐसा किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए, उससे रिलेटेड दो परिभाषाएं जरूर याद रखिएगा। कॉल्सनी कहते हैं मनोविज्ञान के सिद्धांतों
और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। स्किनर कहते हैं मनोविज्ञान के अध्ययन और अध्ययन से संबंध रखने वाली शाखा शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, तो इस तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ हो गया। शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच में संबंध क्या है इसको समझते हैं। देखिएगा, शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किए जाते हैं, क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसमें और एक अशिक्षित व्यक्ति में जमीन आसमान का अंतर होता है। शिक्षित व्यक्ति हमेशा सीखता चला जाता है और उसके व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन आता चला जाता है, क्योंकि जितना बेहतर वो सीखता है वो उतना बेहतर उसमें परिवर्तन दिखाई देता है और अपने आप को वो बेहतर करता चला जाता है। मनोविज्ञान के विषय में कह सकते हैं कि मनोविज्ञान ज्ञान की एक शाखा है जो मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने में सहायक होती है। ठीक है, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के व्यवहार से संबंधित जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है उन सिद्धांतों के आधार पर ही शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से प्राणी के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के ही परिवर्तन भी पॉसिबल हो पाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे नंबर 1 तो बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास का ज्ञान कराना। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है कि बालक में जो ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट, बालक में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके से होता है इसका ज्ञान कराना। बालकों की योग्यताओं, क्षमताओं और सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना, किस बालक में कितनी योग्यता है, बालक में कितनी क्षमता है, उसमें कितनी सामर्थ्य है, इसका ज्ञान प्राप्त करना। बालक की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनका ज्ञान कराना, क्योंकि हम आप सब एक दूसरे से विशेष हैं कुछ विशेषताओं के कारण, है ना। हम में आप में सब में अंतर होता है, हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। हमारी सोच समझ, हमारी योग्यता, क्षमता, रुचि सबकी अलग अलग होती है, तो इसका ज्ञान कराना। विशिष्ट शैक्षिक समस्याओं के समाधान में सहायता करना, शिक्षा के उद्देश्यों, युक्तियों, व्यूहरचनाओं आदि के निर्धारण में सहायता देना, ये शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य होते हैं। आइए अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ क्षेत्र हैं, इनको समझते हैं। समझिए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को। आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं। नंबर 1 तो बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करना। देखिए, बालक या व्यक्ति जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण का मिला जुला रूप होता है। वंशानुक्रम और वातावरण का मिला जुला रूप होता है, क्योंकि बालक के निर्माण पर इन दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। किसका किसका? वंशानुक्रम और वातावरण का। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात योग्यताओं से रिलेट करता है। जो वंशानुक्रम होता है व्यक्ति की जो जन्मजात योग्यताएं होती हैं ये उनसे संबंधित होता है। इसमें बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, संवेगात्मक वो विशेषताएं आ जाती हैं जो उसे अपने माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, बात आप समझ पा रहे हैं। और वंशानुक्रम के साथ ही बालक पर उसके एटमॉस्फेयर का भी प्रभाव पड़ता है कि बालक किस प्रकार के एटमॉस्फेयर में रह रहा है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो बालक पर वंशानुक्रम और वातावरण का किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है इसकी जानकारी करके वह उसके विकारों को भी दूर करने का प्रयास करता है। जो भी इसमें समस्याएं हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको दूर करने का प्रयास करता है। अब नेक्स्ट है बालक की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन। देखिए समझिए डिफरेंट, यहाँ पे जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत भ्रूणावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक होने वाले मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है। समझिए इसको, यानी कि गर्भ से कब्र तक का अध्ययन किया जाता है। भाई इसमें जो है कि मानव जीवन के जन्म के उपरांत जो मानव है वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। कौन कौन सी अवस्थाओं से? देखिए, जन्म के उपरांत सबसे पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन सभी अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। और इन अवस्थाओं में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक इन सभी पक्षों में परिवर्तन भी होते हैं। और बालक की शारीरिक तथा मानसिक क्रियाएं आपस में
एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं। तो ये सब चीजें कैसे आपस में एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मानसिक क्रियाओं में, अगर यहाँ पे जैसे मानसिक क्रियाओं की बात हो रही है, मानसिक क्रियाओं में जैसे संवेदन हो गया, प्रत्यक्षीकरण हो गया, स्मृति हो गया, विचार, कल्पना, तर्क, चिंतन, निर्णय, इन सभी चीजों का अध्ययन इसमें किया जाता है। बात समझ गए। बाल विकास के विभिन्न अलग अलग जो पक्ष होते हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। जैसे बालक के विकास के प्रमुख पक्ष कौन कौन से, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक आदि का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से किया जा सकता है। यानी कि बालक को सही ढंग से समझने के लिए उसके डेवलपमेंट के जो अलग अलग पक्ष होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि बालक की विभिन्न अवस्थाओं में जो डेवलपमेंट होता है उसके कई आयाम भी आ जाते हैं और बालक में होने वाले समस्त परिवर्तन इन सबसे ही रिलेट भी करते हैं, संबंधित भी होते हैं। बालक की अभिरुचियों और अभिवृत्तियों का अध्ययन कैसे, देखिए बालक उसी विषय को अभिरुचि का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया, इंटरेस्ट। ठीक है, बालक उसी विषय को पढ़ना अथवा सीखना चाहता है जिसमें उसकी रुचि होती है। ठीक है, और इसी प्रकार कुछ विषयों के प्रति उसकी सकारात्मक अभिवृत्ति तो कुछ के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति होती है ना। तो इसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से करता है। भाई विषय वस्तु या कार्य के प्रति बालक की जैसी अभिवृत्ति होती है वो उसे उसी प्रकार ग्रहण करने को तत्पर भी होता है। अगर किसी भी टॉपिक के प्रति, किसी भी सब्जेक्ट के प्रति बालक की सोच पॉजिटिव है और वो उसमें इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली वो उसको करना चाहेगा, पढ़ना चाहेगा, समझना चाहेगा। लेकिन अगर किसी चीज के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति है, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता है ना, उसका मन नहीं लगता उस सब्जेक्ट में या उसके समझ में नहीं आता है, देन ही विल नॉट स्टडी। तो फिर वो उस सब्जेक्ट से पीछा छुड़ाएगा, उसको नहीं पढ़ना चाहेगा, है ना, वो उससे दूर भागने की कोशिश करेगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान में बालक की अभिरुचियों और अभिवृत्तियों का भी अध्ययन करके शिक्षक जो है वो बालक को सही निर्णय लेने में हेल्प भी करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि हम सभी आपस में एक दूसरे से भिन्न हैं। हर एक बालक की सोच अलग होती है, क्षमता अलग होती है, उसकी रुचि अलग होती है, योग्यता अलग होती है, वो अलग अलग पृष्ठभूमि से आया होता है। ठीक है, उसकी सभ्यता, संस्कृति, समाज अलग हो सकता है, धर्म अलग हो सकता है, समुदाय अलग हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग धर्म, जाति, लिंग समूह के बच्चे आपकी क्लास में बैठे मिलेंगे। ओके, उनको कैसे आप पॉजिटिव वे में सबको सिखा सकते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता, स्वभाव, रुचि, संवेगात्मक स्थिति, समायोजन क्षमता तथा सीखने की गति आदि भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो इसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि किस तरीके से बालक में भिन्नता होती है, किस बालक को कैसे सिखाया जा सकता है, ये सब चीजें यहाँ पे अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है इसको समझेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा। देखिए, बात करते हैं शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। शिक्षा मनोविज्ञान प्रमुख रूप से बालक के अध्ययन और उसके सीखने सिखाने यानी कि जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है उससे रिलेट करता है। ये वो विज्ञान है जो शिक्षा प्रक्रिया, बालक और शिक्षक के व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी कि बालक और शिक्षक के बीच जो व्यवहार होता है उसका अध्ययन करता है। अध्यापकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कुछ दृष्टियों से उपयोगी है। जैसे नंबर 1 तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को शिक्षा संबंधी सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। अध्यापक को शिक्षण विधियों और सामग्रियों के उचित चयन का ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा होता है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के टीचिंग मेथड्स का यूज होता है, क्योंकि हम एक ही टीचिंग मेथड का यूज सभी सब्जेक्ट्स में नहीं कर सकते। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान हमें ये बताता है कि किस प्रकार के विषय के साथ आप किस प्रकार की टीचिंग मेथड्स का यूज करेंगे, किस तरीके के टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करेंगे। ओके, इसका ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान कराता है। शिक्षक बालक की क्रमिक अवस्थाओं में होने वाले विकास और विकासात्मक विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करके समुचित विकास न होने की स्थिति में उपचार भी दे सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नता के ज्ञान द्वारा विशिष्ट बालकों का
उचित शिक्षण व्यवस्था का भी ज्ञान कराता है। व्यक्तिगत भिन्नता के माध्यम से टीचर ये समझ पाता है किस बालक को किस स्तर का ज्ञान चाहिए, उसकी क्या योग्यता है, किस विषय में वह रुचि रखता है, वही विषय उसको पढ़ाया जाना चाहिए। उपयुक्त शिक्षण विधियों को समझने और उनका चयन करने में सहायक होना कि किस सब्जेक्ट में किस प्रकार के टीचिंग मेथड्स का हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और वो बच्चे के लिए उपयोगी भी होगा। शिक्षा मनोविज्ञान, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालक की प्रवृत्ति, स्वभाव और आवश्यकता की जानकारी भी मिलती है। तो इस तरीके से जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है वो टीचर के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से जैसा कि मैंने आज जो हमने क्लास करी, इसमें आपको कितना समझ में आया, कैसी रही क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं, तो ये अगर आप कंटेंट लेना चाहें तो जो नंबर दिया गया है वहाँ पे फटाफट व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आप बहुत कम शब्दों में बेहतर सीख सकते हैं, अच्छा सीख सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आप तक पहुँचाए जाते हैं। बहुत बेस्ट कंटेंट पिक्चर्स के माध्यम से आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। ओके, नंबर आपको हमने बता ही दिया है, एक बार आप फिर देख लीजिए। ये हमारा नंबर है 9628182649। ओके, थैंक यू सो मच।